अभी हम देखते हैं मेमोरी की एक तकनीक, स्मरण शक्ति का एक सूत्र जो गणित के ऊपर आधारित है। मान लो आपको सन 2007 का पूरा कैलेंडर याद रखना हो, तो आप कैसे करेंगे? कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा कोई मित्र हमें बाजार में या रास्ते में मिल जाता है और कहता है कि चलो इस दिन पिक्चर देखने जाएंगे या इस दिन होटल में खाना खाएंगे, तो हम तुरंत सोचते हैं कि उस तारीख को कौन सा दिन आता है, क्योंकि हमारा जीवनचर्या जो है कई दिनों के हिसाब से भी आधारित होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा 2007, मान लो 2007 का साल चल रहा है, तो कोई आपको कौन सी भी तारीख दे, आप तुरंत बता पाएंगे कि उस तारीख को कौन सा दिन है। इसके लिए आपको सिर्फ 12 अंकों को याद रखना है। अगर आप इस 12 अंकों को याद रखेंगे तो पूरे साल का कैलेंडर आपकी याददाश्त में आ जाएगा। अंक है 744 163 152 742। सिर्फ ये 12 अंकों को याद रखना है और आपको सन 2007 का पूरा कैलेंडर मान लो आपकी मेमोरी में आ गया। करना क्या है, यहां पर है 12 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और साल में होते हैं 12 महीने, यानी हर अंक उस महीने का प्रतीक है। ये 7 जो है वो सबसे पहला महीना जनवरी का प्रतीक है। यहां पर जो 4 है दूसरा अंक वो दूसरे महीने फरवरी का प्रतीक है। ये जो 4 है तीसरे महीने मार्च का प्रतीक है। उसी प्रकार से 11वां जो अंक है 4 नवंबर का प्रतीक है और आखिरी जो अंक है 2 वो दिसंबर का प्रतीक है। अब हमने जनवरी के लिए 7 ही क्यों लिया, या फरवरी के लिए 4 ही क्यों लिया, या मार्च के लिए 4 ही क्यों लिया, यह सवाल आपके मन में आ सकता है। अब ये जो अंक है उस महीने के पहले रविवार की तारीख है, यानी सन 2007 में जनवरी का पहला रविवार 7 तारीख को आता है, फरवरी का पहला रविवार 4 तारीख को आता है, मार्च का पहला रविवार 4 तारीख को आता है। इस प्रकार से दिसंबर का पहला रविवार 2 तारीख को आता है। अब मान लो कोई मुझे पूछता है, धवल मुझे बताओ कि 4 दिसंबर को कौन सा दिन है, तो मैं दिसंबर के लिए आखिरी अंक को याद करता हूं। आखिरी अंक है ये। अब मैं जानता हूं 2 दिसंबर को रविवार है, यानी 3 और 4 दिसंबर को होगा मंगलवार। या फिर अगर मुझे कोई पूछता है, धवल मुझे बताओ कि 6 जनवरी को कौन सा दिन था, तो मैं यहां पर देखता हूं कि 7 जनवरी को था रविवार, 6 जनवरी एक दिन पहले होगा शनिवार। मानो मुझे कोई पूछता है 21 अक्टूबर को कौन सा दिन है, अब मैं जानता हूं अक्टूबर साल का 10वां महीना है, तो यहां पर मैं 10वां अंक लेता हूं 7 तारीख को रविवार है, हमें जाना है 21 तक। अब 7 को रविवार है तो अगला रविवार 7 दिन बाद, यानी 7 प्लस 7 में 7 जोड़ देंगे, 14 तारीख को रविवार होगा, और फिर वापस 7 जोड़ देंगे तो 21 तारीख को रविवार होगा। इस प्रकार से आप पूरे साल की कोई भी तारीख जान सकते हैं। मान लो कोई आपसे पूछता है कि 12 जून को कौन सा दिन था, तो आप क्या करेंगे, जून के लिए 6वां महीना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 को रविवार है तो 7 दिन बाद 10 को भी रविवार आएगा और 11 12 यानी 2 दिन के बाद मंगलवार, यानी सन 2007 में 12 जून रविवार को आता है। 12 अंकों को सिर्फ आपको याद करना है। वैसे भी हम 10 अंक का मोबाइल फोन तो याद रखते ही है, तो 12 अंक के इस कैलेंडर को याद रख लो और सन 2007 का पूरा कैलेंडर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये आपकी याददाश्त बढ़ाने का एक छोटा सा नमूना है। आगे हम देखेंगे कि 100 साल भर की तारीखें हम तुरंत कैसे याद कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे ज्योमेट्री का यानी भूमिति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे हम पाइथागोरस का सिद्धांत या थियरम ऑफ पाइथागोरस कहते हैं। मान लो किसी भी एक त्रिकोण में अगर इस रेखा की लंबाई 3 यूनिट है, इसकी 4 है, तो पाइथागोरस के सिद्धांत के मुताबिक इस रेखा की लंबाई हो जाएगी 5। ये तो हम सभी जानते हैं। या फिर मानो अगर आपको दिया है कि इस रेखा की लंबाई जो सबसे बड़े वाली है उसकी लंबाई है 10, इसकी है 8, तो ये कितनी होगी? ये भी आप पाइथागोरस के सिद्धांत के मुताबिक बता सकते हैं कि इस रेखा की लंबाई होगी 6। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 में से किसी भी 2 रेखा की लंबाई बताई गई है तो तीसरी रेखा की लंबाई, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, हम जान सकते हैं, वी कैन फाइंड इट आउट। आज मैं आपको सिखाऊंगा वैदिक गणित की एक पद्धति जिसमें अगर आपके सामने सिर्फ एक ही रेखा की लंबाई अगर बताई गई हो तो आप दूसरी दोनों रेखा की लंबाई बता सकते हैं। इफ ओनली वन साइड इज रिवील्ड टू यू, यू कैन फाइंड द अदर 2 साइड्स। यहां पर है 7, तो अगर यहां पर 7 है तो इसकी और इसकी लंबाई क्या होगी ये हमें जानना है। तो पाइथागोरस के सिद्धांत के मुताबिक जो वैदिक गणित में बताया है, हम थोड़ा और आगे जाते हैं और ये दोनों रेखा की लंबाई हम जान सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप है। सूत्र को 3 भाग में विभाजित किया है। पहला है वर्ग निकालना है, दूसरा है आधा करना है और तीसरा भाग कहता है कि पूर्ण करना है। अब हमें केवल एक ही अंक दिया गया है 7। पहला भाग कहते हैं कि वर्ग निकालो। अब 7 का वर्ग होता है 49। 49 का आधा करना है, आधा होता है 24.5। अब इस 24.5 को पूर्ण करना है। 24.5 है, इसको पूर्ण कैसे करेंगे? या तो आधा निकाल के 24 बना दो या आधा डाल के 25 कर दो। ये आधा आधा नहीं रखना है, इसको पूर्ण करना है। या तो छोटा अंक बनाओ या तो बड़ा अंक बनाओ। तो 24.5 को पूर्ण करेंगे तो या तो बन सकता है 24 या तो बन सकता है 25। हमने आधे को हटा दिया है। तो ये हो गया हमारी बाकी 2 रेखा की लंबाई का जवाब। अगर एक है 7 तो दूसरी है 24 और तीसरी है 25। यहां पर आएगा 24, यहां पर आएगा 25। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 भाग में इस सूत्र को विभाजित किया है, वर्ग, आधा और पूर्ण। इसकी मदद से अगर कोई एक रेखा की लंबाई बताई गई है तो आप बाकी 2 रेखा की लंबाई बता सकते हैं। इसमें उदाहरण है जो हम अभी देखेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो एक रेखा की लंबाई दी गई है 11 यूनिट। तो करना क्या है? सबसे पहले इसका वर्ग निकालेंगे, हो जाएगा 11 का वर्ग हो जाएगा 121। अब उसके बाद उसे आधा करना है। 121 का आधा हो जाएगा 60.5। इसके बाद उसे पूर्ण करना है तो छोटी संख्या हो जाएगी 60, बड़ी संख्या हो जाएगी 61।
60.5 है, आधा हमें चाहिए नहीं, तो या तो उसे बड़े नंबर के साथ पूर्ण बना दो या छोटे नंबर पे लेके आओ। तो 60.5 का बड़ा नंबर हो गया 61, छोटा नंबर हो गया 60। तो ये हमें मिल गई बाकी की दो रेखा की लंबाई। 11 तो दिया है, ये हो गया 60, और सबसे लंबी जो रेखा है यहां पर आएगी 61। अब हमने देखा 7 का उदाहरण, 11 का उदाहरण। हमने जो ये अंक लिए यहां पर, ये सब विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर कोई सम संख्या दी गई है, मानो कि 12 हो या फिर 20 हो, तो उसका भी तरीका वही है, सम संख्या को विषम संख्या में परिवर्तित करना होगा, फिर हम इसका जवाब निकाल पाएंगे, तभी जाके हमें उत्तर मिलेगा। तो उसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस पद्धति को समझने के लिए हमने 7 और 11 का उदाहरण लिया, लेकिन ये दोनों संख्या है विषम है। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई सम संख्या दी गई हो तो उसका इस्तेमाल इस सूत्र में कैसे होता है। मान लो यहां पर हमें दिया है कि इस रेखा की लंबाई है 20 यूनिट। अब ये सम संख्या है, सम संख्या के साथ आप इस सूत्र को नहीं कर सकते, इसको विषम में परिवर्तित करना ही पड़ेगा। तो मान लो ये अंक है 20। अब 20 का विभाजन अगर आप सबसे छोटे अंक 1 के साथ करते हैं तो जवाब मिलेगा 20, सम संख्या ही है। 2 से करेंगे तो जवाब मिलेगा 20/2 10, ये भी सम संख्या है। 3 के साथ तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 4 के साथ करोगे तो आपको विषम संख्या मिलेगी। बीस को 4 से विभाजित कर दिया तो मिल गया 5। अब 5 के साथ, क्योंकि ये विषम संख्या है, हम वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी देखा। पहले इसका वर्ग निकालते हैं, जो कि है 25, फिर इसको आधा करते हैं तो हो जाएगा 12.5, और अभी इसको पूर्ण करते हैं तो मिलेगा हमें 12 या फिर 13, यानी 5, 12 और 13 का एक समूह बन गया। लेकिन हमें तो चाहिए 20, यहां पर मैं लिखता हूं 20। अब क्योंकि यहां पर 4 से विभाजित किया है, यहां पर 4 से गुणाकार करना पड़ेगा। हम 5 गुणा 4 20, तो फिर 12 गुणा 4 हो जाएगा 48, और 13 गुना 4 हो जाएगा 52, यानी 20, 48 और 52, ये हो गया हमारा जवाब। बहुत ही आसान है। यहां पर 4 से विभाजित किया तो यहां पर 4 से गुणा करना है। जहां पर अगर 2 से विभाजित करते तो 2 से गुणा करना है, 6 से विभाजित करते तो 6 से गुणा करना है। हमने क्या किया, सम संख्या को विषम बना दिया और बाद में विषम संख्या को फिर से सम संख्या बना दिया। तो अगर एक रेखा की लंबाई 20 अंक है तो दूसरी की होगी 48 और तीसरे की हो जाएगी 52। इस प्रकार से सम संख्या में भी हम ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि अक्सर लोगों के मन में अंकों के लिए एक डर सा रहता है। गणित के प्रति उनके दिमाग में बहुत नफरत भरी रहती है। इसलिए हमने ऐसे कई सूत्र बनाए हैं जिसे हम कहते हैं मेंटल मैजिक, यानी कि मानसिक जादू। यहां पर मैं आपको एक ऐसा मानसिक जादू सिखाने वाला हूं जिससे आप ये बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख क्या है, और ये सब आप बता सकते हैं उसके बिना जानकारी दिए हुए। इसके लिए
कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आप सब उसे बताने पड़ेंगे। मान लो आप कोई पिकनिक में या कोई ग्रुप में बैठे हो और आपके सामने कोई एक व्यक्ति है या समूह है लोगों का, तो आपके आदेश अनुसार उनको कुछ करना पड़ेगा, कुछ गिनती करनी पड़ेगी, और जो जवाब आपको देंगे उसके आधार पर आप बता पाएंगे कि उसकी जन्म तारीख क्या है। अब ये कैसे करना, ये राज की बात है जो मैं आज को आपको बताने वाला हूं। आपके सामने बैठे गए लोगों को ये कहिए कि उनका जन्म जिस महीने में हुआ था उस महीने का अंक ले ले। मान लो उनका जन्म हुआ था जनवरी को, तो अंक लेंगे 1, फरवरी को तो अंक लेंगे 2, मार्च तो अंक लेंगे 3, दिसंबर तो अंक लेंगे 12। सबसे पहले उनको लेना है महीने का अंक। अब अंक लेने के बाद उनसे कहिए कि जो भी अंक उन्होंने लिया है उसको दुगना कर दे। यहां पर 2 से गुना करना है उस अंक को। 2 से गुना करने के बाद उनको उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ने के बाद जो जवाब मिलेगा उसे 5 से गुणा करना है। यह हो गया चौथा भाग। 5 से गुना हो गया। अब उनको क्या करना है कि जो भी जवाब आया उसके पीछे एक शून्य लगाने हैं। मान लो उनका जवाब है 12 तो हो जाएगा 120। अगर उनका जवाब है 45 तो हो जाएगा 450। और अंत में क्या करना है कि जिस दिनांक को उनका जन्म हुआ था उस दिनांक को जवाब में जोड़ना है। मान लो 10 तारीख को जन्म हुआ था तो 10 जोड़ना है, 20 तारीख को जन्म हुआ था तो 20 जोड़ना है। ये सब करने के बाद वो आपको एक जवाब बताएंगे और सिर्फ उस जवाब के आधार पर आप बता पाएंगे कि उनकी जन्म तारीख क्या है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दिखाऊंगा। मान लो समूह में से कोई एक व्यक्ति का जन्म हुआ था 26 जून को, तो वो ये सब स्टेप्स कैसे करेगा देखते हैं। सबसे पहले वो लेगा महीने का अंक। अभी जून 26 को जन्म हुआ है, जून के महीने का अंक है, वो लिखेगा यहां पर 6। अब 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 12। 12 में 5 जोड़ना है तो 12 और 5 हो जाएगा 17। 17 को 5 से गुणा करना है तो हो जाएगा 8, 5, 85। फिर पीछे शून्य लगाओ तो हो जाएगा 8, 5 पीछे शून्य यानी हो गया 850। अंत में उसे दिनांक जोड़नी है। मैंने कहा था 26 जून, ये उदाहरण हम ले रहे हैं, तो 850 में उसे जोड़ना होगा सिर्फ दिनांक 26 तारीख, 26 जो उसकी दिनांक है तो हो जाएगा 8, 7 और 6। अब अगर वो व्यक्ति आपको सिर्फ 8, 7, 6 बोलता है, सिर्फ इस संख्या को लेके आपको पता चल जाएगा कि उसकी दिनांक, जिस दिन उसका जन्म हुआ था वो कभी थी। ये कैसे होता है ये भी अभी आपको बताता हूं। हमने जो उदाहरण लिया था उसका जवाब था 8, 7, 6। और 2-3 उदाहरण लेते हैं ताकि एकदम बराबर से समझ में आ जाए। मान लो किसी का उत्तर था 765 या किसी का उत्तर था 1371 या फिर 1380। देखते हैं कि सिर्फ उसके जवाब के आधार पर आप उसकी जन्म तारीख कैसे बताते हैं। अब जो है ये राज की बात है जो सिर्फ आपको जाननी है, किसी और को नहीं बतानी है। व्यक्ति जो आपको जवाब देता है उसके पिछले 2 अंक में से 50 निकालना है। जो भी बचता है ये उसकी दिनांक है। यहां पर भी निकाल लो
65 में से निकाल दिया 50 तो हो गया 15, यह है उसकी दिनांक। 71 में से निकाल दिया 50 तो हो गया 21, यह है उसकी दिनांक। और यहां पर भी अंत में से 50 निकालना है। 80 में से निकाल दिया 50 तो हो गया 30, यह है उसकी दिनांक। तो अंत के दो अंकों में से 50 निकालना है तो आपको दिनांक मिल जाएगी, और बाकी के अंक में से 2 निकालोगे तो आपको महीना के अंक मिल जाएगा। 8 में से 2 निकाला हो गया 6 और महीना हो जाएगा जून। 7 में से 2 निकाल दिया तो हो गया 5, 5वां महीना है मई यानी 15 मई। 13 में से 2 निकाला, 13 में से 2 गया हो गया 11 तो 21 नवंबर। और यहां पर फिर से 13 में से 2 निकाला तो हो गया 11, तो यह है 30 नवंबर। यानी उसके बताए गए जवाब के माध्यम से आपको उसकी जन्म तारीख मिल सकती है। मानसिक जादू की जो दूसरी पद्धति है, इसे आप बता पाएंगे कि किसी व्यक्ति के कितने भाई बहन हैं, और वो भी उसके बिना बताए। सबसे पहले क्या करना है, समूह में बैठे गए लोगों को या किसी व्यक्ति विशेष को कहिए कि उसके जितने भाई हैं उसकी संख्या ले ले। अगर कोई भाई नहीं है तो वो 0 ले सकता है, और यहाँ पर उसे सिर्फ अपने सगे भाई बहनों को ही लेना है, चचेरे भाइयों वगैरह किसी को नहीं लेना है। सबसे पहले उसे कहिए कि उसके जितने भाई हैं उनकी संख्या ले ले, भाई की संख्या। उसके बाद वो उसे 3 अंकों से बढ़ाना है। जो भी जवाब मिलता है उसमें 3 जोड़ना है। उसके बाद जो जवाब मिला 5 से गुणा करना है, फिर उसमें 20 जोड़ना है, फिर जो जवाब मिला उसे 2 से गुणा करना है। उसके बाद उसकी बहन की संख्या, जितनी बहन है उसमें जोड़ना है। अगर एक भी बहन नहीं है तो 0 ले सकते हैं, और अंत में 1 जोड़ना है। ये सब करने के बाद जो जवाब आएगा उसके आधार पर आप बता पाओगे कि उसके कितने भाई बहन हैं। एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद में इसका राज बताऊंगा। मान लो किसी व्यक्ति को एक भाई है और एक बहन है, तो देखते हैं वो ये पद्धति का जवाब कैसे देगा। सबसे पहले वो लेगा भाई की संख्या, उसके पास एक भाई है एक बहन है, तो भाई की संख्या हो जाएगी 1। उसमें वो 3 जोड़ देगा, 1 और 3 हो गया 4। 5 से गुणा करेगा, गुणा 5 हो जाएगा 20। 20 में वो अगर 20 जोड़ता है तो हो गया 40। 40 गुना 2 किया हो गया 80। 80 में वो अपनी बहन की संख्या जोड़ेगा, उसके पास एक बहन है तो 8 और 1 81, और उसमें वो 1 जोड़ देगा तो उसका जवाब हो गया 8 और 2। याद रखना है कि ये सब उसके मन में हो रहा है, आपको इसमें से कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ आपको अंतिम जवाब बताएगा, और इसके आधार पर आप बता पाएंगे कि उसके कितने भाई बहन हैं। तो इसका राज क्या है वो इस उदाहरण की मदद से मैं आपको बताऊंगा। मान लो ये पद्धति आप किसी पर आजमा रहे हो, और अलग अलग लोगों ने आपको अलग अलग जवाब दिए। किसी ने आपको जवाब दिया जो हमने देखा 82, या किसी ने कहा 71, या किसी ने कहा 103, या किसी ने कहा 115। अब सिर्फ उनके इस जवाब के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि उनके कितने भाई बहन हैं। करना क्या है, अंत की संख्या में से 1 निकालना है, जो भी बचता है वो उसकी बहन की संख्या है। अंत की संख्या में से मैंने निकाल दिया 1, 2 में से 1 यानी 1 बहन। यहाँ पर अंत की संख्या में से 1 निकाल दिया, 1 में से 1 गया यानी कोई बहन नहीं है।
यहाँ पर अंत की संख्या 3 में से 1 निकाल दिया यानी 2 बहन, और यहाँ पर अंत की संख्या 5 में से 1 निकाल दिया यानी 4 बहन। आगे क्या करना है, बाकी के नंबर में से 7 निकालना है, जो भी बचेगा वो उसके भाई की संख्या है। 8 में से 7 गया, हो गया 1 यानी 1 भाई 1 बहन। 7 में से 7 हो गया 0 यानी कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं। 10 में से 7 गया, हो गया 3 यानी 3 भाई 2 बहन। 11 में से 7 गया, हो गया 4 यानी 4 भाई 4 बहन। तो उसके जवाब के अनुसार आप बता सकते हैं उसके कितने भाई बहन है। बहुत ही आसान है, अंत के अंक में से 1 निकालना है तो बहन की संख्या मिलेगी, और बाकी के अंत में से 7 निकालना है तो भाई की संख्या मिलेगी। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि उसके कितने भाई बहन हैं। मेरी किताब वैदिक मैथमेटिक्स मेड इजी में आपको एक और ऐसा सूत्र मिलेगा जिससे आप बता सकते हैं कि किसी इंसान के जेब में कितने पैसे हैं, वो भी उसे बिना बताए। तो मुझे आशा है आपको ये तकनीक बहुत पसंद आएगी और हम ऐसी बहुत सारी आगे देखेंगे। दोस्तों, दुनिया भर के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज में मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैदिक गणित और हमारी स्मरण शक्ति की जो पद्धति है उसकी तालीम दी है। हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि गणित विषय को और रोचक कैसे बनाया जाता है। एक जो सूत्र है जो हम हमेशा हमारे सेमिनार्स और हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोगों को दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं मैजिक टोटल, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और छोटे बच्चे जिनके मन में अंकों के प्रति कोई भी डर रहता है, वो ऐसी तकनीक के माध्यम से, ऐसी पद्धति, ऐसे सूत्र के माध्यम से अपने आप निकल जाता है। तो ऐसी ही एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं जादू के टोटल, मैजिक टोटल। यहाँ पर होता क्या है कि बिना प्रश्न देके ही आप उसका उत्तर बता सकते हैं। आप यहाँ पर सीख सकते हैं और ये आप किसी पर भी आजमाइश कर सकते हैं। इसकी करना क्या है, किसी भी व्यक्ति को कहिए कि आपको एक 3 अंक की संख्या बताए। मानो उसने आपको कहा 320। पहले से ही आपको उत्तर मालूम पड़ जाएगा। मैं उत्तर यहां पर लिख देता हूं, 2318। अब आप देखेंगे कि उत्तर यही आएगा। उसने आपको बताया 320 और आपको पहले से ही उत्तर मिल गया 2318। करना क्या है, उस व्यक्ति या किसी और व्यक्ति से कहे कि आपको एक और 3 अंक की संख्या दे। मानो उसने दिया 613। अब आपकी बारी। मान लो ये तकनीक मैं आपके ऊपर करता होता तो मैं यहां पर लिखता अभी मैं पूछता आपको कि मुझे एक और अंक बताए। मान लो आपने मुझे बताया 150। फिर से मेरी बारी, मैं यहां पर लिखता हूं 849। अभी सारे अंक को जोड़ के देखते हैं कि हमने जो टोटल पाया था वो सही है कि नहीं। 9 और 6 15 और 3 18 यानी यहां पर आ गया 8, ऊपर आ गया 1। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21। यहां पर आ गया 1, ऊपर आ गया 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23। तो आप देखते हैं कि मैंने पहले से जवाब जो लिख दिया था वो जवाब सही निकला। यानी ये चारों अंक के देखे बिना ही मुझे जवाब मिल गया। तो ये जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं मैजिक टोटल, जादू के टोटल, जहां पर बिना प्रश्न देके ही आपको उत्तर मिल जाता है। लेकिन ये जवाब मुझे कैसे आया और ये आप और लोगों पर कैसे आजमाइश कर सकते हैं, ये राज मैं आपको अभी बताता हूं।
मान लो किसी ने आपको अंक दिया है 601, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। आपको क्या करना है, उसके दिए गए अंक में से 2 निकालकर यहां पर लिखना है। 601 में से 2 निकल गया, हो गया 599। और आगे हमेशा 2 लगाना है, यह नियम है, हमेशा आपको आगे 2 निकालना है। यूं समझ लीजिए पीछे से 2 निकालकर आगे लगा दिया, तो आपका जवाब हो गया 2599। अब ये जो नंबर है वो आपको और कोई व्यक्ति द्वारा मिलेगा। अब वही व्यक्ति को कहे कि आपको एक और नंबर दे, मान लो उसने आपको दिया 351, ये आपको मिला सामने वाली व्यक्ति से। अब आपकी बारी, आपको करना क्या है, ये रास की बातें मैं आपको बताता हूं। उसके द्वारा दी गई संख्या के हर एक अंक को 9 में से निकालना है। 9 में से 3 गया हो जाएगा 6, 9 में से 5 गया हो जाएगा 4, 9 में से 1 गया हो जाएगा 8। यानी आपको लिखना है 6, 4, 8, ये आपको लिखना है। फिर उसे कहे कि एक और नंबर दो, मान लो उसने आपको दिया 909, ये सामने वाले व्यक्ति ने आपको दिया है। आपको हर एक अंक फिर से 9 में से निकालकर लिखना है। 9 में से 9 हो गया 0, 9 में से 0 गया हो गया 9, 9 में से 9 गया हो गया 0। देखेंगे तो जो टोटल यहां पर हमें पहले से मिलेगा वही आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं आप, क्योंकि ये आपके द्वारा बताया गया है। तो ये हो जाता है 9 और 8 17 और एक 18 और एक 19, आ गया 9 नीचे, एक चला गया ऊपर, 1 और 0 और 5 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 9 हो गया 19, फिर से 9 नीचे, एक ऊपर, 6 और 1 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 0 25। तो आप देख सकते हैं कि पहले से जो हमें आंसर मिला था वही आंसर, वही जवाब आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मैजिक टोटल। बहुत आसान है, सामने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए नंबर में से 2 निकालकर यहाँ लिखना है और आगे हमेशा 2 लगाना है। ये व्यक्ति द्वारा दी गई संख्या है। एक और संख्या मिलेगी आपको, उस संख्या के हर एक अंक को 9 में से निकालकर लिखना है। 9 में से 3 6, 9 में से 5 4, 9 में से 1 8, और वापस दूसरी दी गई संख्या के हर एक अंक को 9 में से निकालना है। 9 में से 9 0, 9 में से 0 9, 9 में से 9 0। इसके आधार पर आपको जवाब पहले से मिल गया है। दोस्तों, हमने वैदिक मैथ्स की बहुत सारी टेक्निक देखी है जिसकी मदद से हमें उत्तर मिल सकता है। अब जो मैं आपको टेक्निक दिखाने वाला हूं, इसकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जो उत्तर हमें मिल गया है वो गलत है कि नहीं। अक्सर क्या होता है कि हम परीक्षा का पेपर देते रहते हैं और लिखते लिखते हमें एक आभास होता है कि हमने कहीं ना कहीं एक गलती कर दी है। तो गलती ढूंढने के लिए, ये गलती की है कि नहीं ये जानने के लिए हम पूरा प्रश्न दोबारा करते हैं। तो जब पूरा प्रश्न दोबारा करते हैं तो उसमें बहुत वक्त जाता है। तो अब जो मैं आपको टेक्निक्स दिखाने वाला हूं उसका नाम है अंक जोड़ सूत्र। इस सूत्र की मदद से हमें पता चलेगा कि जो हमें जवाब मिल गया है वो गलत है कि नहीं। सही है कि नहीं ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो गलत है कि नहीं ये जरूर बता पाएंगे। तो देखते हैं, एक उदाहरण मैंने यहां पर लिया है। हमारे पास है 3411, जिसका गुणा हम करेंगे 2032 के साथ, और हमारा जवाब है 69311152। अब देखते हैं ये जवाब गलत है कि नहीं।
तो मैं आपको बताता हूं अंक जोड़ सूत्र कैसे काम करता है। करना क्या है, किसी की दी गई संख्या के सारे अंकों को जोड़ना है और हम तब तक जोड़ेंगे जब तक हमें एक अंकीय संख्या नहीं मिल जाती। तो यहां पर है 3411, जोड़ते यहां पर 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 1 हो जाएगा 9। तो यहां पर हम अब सिर्फ लेंगे 9, यानी इसको भूल जाना है, इसके बदले हम लेंगे 9। यहां पर हम लेते हैं 2 और 0 2, 2 और 3 हो गया 5, 5 और 2 हो गया 7। यानी यहां पर है 9, यहां पर है 7। क्योंकि यहां पर हम गुणा कर रहे हैं तो यहां पर भी हम गुणा करेंगे। जब 9 का गुणा 7 से करते हैं तो आंसर आता है 6 और 3। अब यहां पर है 63, यहां पर है 6 9 3 1 1 5 2। देखते हैं दोनों का अंक जोड़ बराबर होता है कि नहीं। अगर दोनों का अंक जोड़ समान आता है, एक ही जवाब आता है हमें, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जवाब सही है। और अगर दो विभिन्न जवाब हमें आते हैं, तो अलग अलग जवाब आते हैं, तो निश्चित ही हमने कहीं ना कहीं गलती की है। यहां पर देखते हैं 6 और 3 का अंक जोड़ होता है 9। मैं यहां पर लिखता हूं 9, 6 और 3 का अंक जोड़ हो गया 9। इसका अंक जोड़ करके देखते हैं 6 और 9 15, 15 और 3 18 और 1 19, 1 20 और 5 25 और 2 27। यहां पर मैं लिखता हूं 27। लेकिन 27 का भी अगर अंक जोड़ करेंगे, मैंने कहा जब तक हमें एक अंकीय संख्या नहीं मिलती तब तक हम जोड़ते जाएंगे। तो 2 और 7 हो जाता है 9। ये 2 और 7 को जोड़ दिया, हो गया 9। तो इसका भी अंक जोड़ 9 होता है और इसका भी अंक जोड़ 9 होता है। दोनों जगह पर 9 है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जवाब सही है। लेकिन अगर दो विभिन्न अंक आए होते, यहां पर 9 या 8 होता या 6 या 3 होता, तो निश्चित ही हमने कहीं ना कहीं गलती की है। आपको फिर से प्रश्न करना पड़ेगा। तो अंक जोड़ सूत्र की मदद से आप ये जान सकते हो कि आपका जवाब गलत है कि नहीं। ये तो सिर्फ गुणाकार है। वैसे ही अगर आपको जोड़ना है या घटाना है, विभाजन करना है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, कोई भी टेक्निक आप अंक जोड़ सूत्र की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हमने लिया है 6391 का गुणा करेंगे 9722 के साथ। जवाब भी मैंने पहले से लिख लिया है। देखते हैं कि यह जवाब गलत है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक हमें एक अंकीय संख्या नहीं मिल जाती। तो यहां पर हो जाता है 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19। तो यहां पर मैं लिखता हूं 19। अब 19 में भी आप देखेंगे कि 9 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 10। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10। लेकिन यह भी दो अंकों की संख्या है, इसको भी एक अंक में बदलना होगा। 10 में हम 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। यानी अब ये नंबर के बदले हम लेंगे सिर्फ 1। और यहां पर हम देखेंगे 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। यहां पर मैं लिखता हूं 20। अब 20 में भी अगर आप देखते हैं 2 और 0 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जवाब हो जाता है 2। इसके बदले आ गया 1, इसके बदले आ गया 2। अब हम गुणा कर रहे हैं
तो यहां पर भी हम गुणा करेंगे, 1 और 2 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 2। अब देखते हैं कि ये जो जवाब है इसका अंक जोड़ भी 2 होता है कि नहीं। अगर दोनों 2 होता है तो हम ये मान सकते हैं हमारा जवाब सही है। अगर नहीं हो रहा है, विभिन्न अंक आ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो गलत है। तो यहां पर लेते हैं 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12, 15, 15 और 3 18 और 2 हो जाएगा 20। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये पूरा अंक जो है उसका अंक जोड़ हो जाता है 20। और 20 में भी अगर हम 2 और 0 को जोड़ते हैं तो यहां पर आ जाता है 2। 20 है, 20 में हमने ये ले लिया 2, ले लिया 0, दोनों को जोड़ दिया तो बन जाता है। अब यहां पर भी हमारे पास 2 है, यहां पर भी हमारे पास 2 है, दोनों समान है, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो जवाब है वो सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक गणित में जो पद्धति बताई गई है इससे कोई भी उत्तर गलत है कि नहीं ये जानने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सूत्र दिया गया है। लेकिन इसमें एक और शॉर्टकट है जिससे हमारा काम और भी आसान हो सकता है। अब ये शॉर्टकट कैसे काम करता है ये हम अभी देखेंगे। दोस्तों, बेशक अंक जोड़ सूत्र की मदद से हम अपना समय बचा सकते हैं, लेकिन इसमें एक और शॉर्टकट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये शॉर्टकट कहता है जिधर भी 9 है, 9 जिधर भी 9 अंक आता है या जिन जिन संख्याओं का जोड़ 9 होता है, जिन जिन अंकों का जोड़ 9 होता है उसको हम मिटा सकते हैं। फिर से दोहराता हूं, जिधर भी 9 अंक आता है या जिन जिन अंकों का जोड़ 9 होता है उसको हम मिटा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम पूरा सूत्र देखते हैं तो हमारा जो उत्तर है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 6 और 3 9 होता है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पर 9 है, उसे भी मिटा देता हूं, तो बचता है सिर्फ 1। तो ये यहां पर अंक जोड़ हो जाएगा 1। यहां पर 9 है तो 9 को मिटा दिया। 7 और 2 भी 9 होता है, उसे भी मिटा दिया। यहां पर है सिर्फ 2, तो मैं लिखता हूं 2। 1 और 2 दोनों का गुणा करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 2। तो आप देखते हैं कि यह शॉर्टकट करने के बावजूद हमें हमारे उत्तर में कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 2। देखते हैं इसका अंक जोड़ भी 2 होता है कि नहीं। 6, 2 और 1 होता है 9, इसलिए मैं ये तीनों को मिटा देता हूं एक साथ। 3 और 3 होता है 9, इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां पर। बचता है 0 और 2। अब 0 और 2 यानी 2, तो इसका अंक जोड़ भी हो गया 2। तो हम देख सकते हैं यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यानी हमारे उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये शॉर्टकट है, आप 9 को मिटा सकते हैं और जिन जिन संख्याओं का अंक जोड़ 9 होता है उसे भी मिटा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये सूत्र इस्तेमाल करोगे तो जवाब में, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और आपको सही या गलत ये है कि नहीं इसका पता चल जाएगा। दोस्तों, अभी हम देखते हैं बीजगणित का एक सूत्र। यहां पर मेरे पास है 2x धन 4y बराबर 10, उसके नीचे है 3x धन 2y बराबर 11। अब x और y बराबर कितना होता है ये हमें पता लगाना है।
क्योंकि मैं पहली बार ये सूत्र समझा रहा हूं, ये दोनों को मैंने फिर से यहां पर एक बार वैसे का वैसा लिख दिया है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। करना क्या है, सबसे पहले यहां पर 4 का गुणा करेंगे 11 के साथ, तो 4 गुना 11 हो जाएगा 44। और इसमें से घटाएंगे 2 गुना 10, 2 गुना 10 होता है 20। चौवालीस में से जब 20 जाता है तो बचेगा 24। यह हो जाएगी हमारी ऊपर की संख्या। और फिर क्या करना है, यहां पर हम लेंगे 4 गुना 3 हो जाएगा 12, और 12 में से निकालेंगे, घटाएंगे, ऐसे लेंगे 2 गुना 2 हो जाएगा 4। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। यानी ऊपर का जो हमारा अंक है वो जाएगा 24 और नीचे का अंक हो जाएगा 8। अब 24 का विभाजन जब 8 के साथ करते हैं तो हमें मिलता है 24/8, यानी हमें मिलेगा 3। अब ये 3 जो है ये है x की कीमत। x की कीमत हमें मिल गई है 3। अब x की जो कीमत है 3, उसको यहां पर x की जगह पे 3 ले सकते हैं। 2 गुना 3 6, 6x धन 4y बराबर 10, तो y की कीमत हमें मिलेगी 1। यानी x की कीमत है 3, y की कीमत है 1। तो हमारा जो जवाब है, जो उत्तर है हमारा, x बराबर 3, y बराबर 1। तो आप देख सकते हैं वैदिक गणित की जो पद्धति है इसमें हमें तुरंत आंसर कैसे मिल जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं ऐसे 4 का गुणा 11 के साथ, 4 गुणा 11 हो गया 44। उसमें से घटाएंगे 2 गुना 10 यानी 20। 44 में से 20 गया तो हो गया 24। ये हो गया हमारा ऊपर का अंक। और नीचे के अंक के लिए ऐसे लेंगे 4 गुना 3 हो जाएगा 12, और 12 में से निकालेंगे 2 गुना 2, तो 12 में से 4 गया हो जाएगा 8। 24 का विभाजन 8 से करेंगे, x की कीमत मिल जाएगी 3, और x की कीमत जब हम यहां पर लगाते हैं तो y की कीमत मिल जाएगी 1। तो बीजगणित के ऐसा कोई जब प्रश्न आपके सामने आता है तो आप वैदिक गणित की ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर है 4x धन 4y बराबर 24, उसके नीचे है 3x धन 2y बराबर 16। तो हम देखते हैं यहां पर x और y बराबर क्या होता है, वैदिक गणित की फॉर्मूला से हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसे गुणाकार करना है। यहां पर 4 का गुणा करेंगे 16 के साथ, 16 गुना 4 हो जाएगा 64। उसमें से निकालेंगे 24 गुना 2, ऐसे लिया, फिर ऐसे लेंगे, 24 गुना 2 हो जाएगा 48। अब 64 में से 48 निकालते हैं तो बचता है 16। यह हो जाएगी हमारी ऊपर की संख्या 16। फिर क्या करना है, ऐसे लेना है, 4 गुना 3 हो जाएगा 12, और 12 में से घटाएंगे ऐसे,
2 गुना 4, 2 गुना 4 हो जाएगा 8। 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4। यानी जब हम x की कीमत ढूंढेंगे, x बराबर कितना होता है, तो ये ऊपर की संख्या है और ये नीचे की, यहां पर 16, यहां पर 4। 16 का जब विभाजन 4 से करते हैं तो हमें जवाब मिलता है 4। 16/4 हो जाता है 4, यानी x बराबर 4। ये सब x की प्रक्रिया है, x बराबर 4, ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग। अब x की कीमत हमें मिल गई है 4, यहां पर x की कीमत 4 लगाते हैं। 4 गुना 4 16 धन 4y बराबर 24, तो 16 ये बाजू चला जाएगा, y की कीमत आ जाएगी 2, यानी x की कीमत है 4, y की कीमत है 2। तो हम देखते हैं कि वैदिक गणित की मदद से बीजगणित के ऐसे प्रश्न का उत्तर हम तुरंत कैसे बता सकते हैं।